था, लेकिन आज हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय या क्या बोलते हैं? पार हिमालय। कौन सा वाला भाग है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की बात की जाए तो ये ऊपर वाला। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? ये कौन सी श्रेणी कहलाती है? काराकोरम। ये कौन सी श्रेणी है? ये कौन सी है? लद्दाख है। और ये कौन सी है? जास्कर। ठीक है, हमें याद रखना है पार या ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद क्या याद रखोगे? कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हो गए इसके 3 भाग। कितने भाग हो गए? 3 भाग। लेकिन पार या ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका क्या याद रखना है? पार या ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी सेलों से हुआ है। कौन सी सेलों से हुआ है? अवसादी सेलों से हुआ है। ठीक है, कौन सी सेलों से हुआ है? अवसादी सेलों से हुआ है। साथ में याद रखना है पार या ट्रांस हिमालय में कौन कौन से टर्सरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की सेलें पाई जाती है। कौन सी युग? टर्सियरी, टर्सरी युग। टर्सरी युग से लेकर कैम्ब्रियन, कौन सा? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग तक, कैम्ब्रियन युग तक की सेलें पाई जाती है, यानी कि चट्टानें पाई जाती है, सेलें पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? सेलें पाई जाती है। हमें याद रखना है पार या ट्रांस हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय के बारे में देखा जाए तो क्या है? इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? बताओ, औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 से कितनी है? 5500 मीटर तक। ठीक है, 5500 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई। किसकी? पार या ट्रांस हिमालय की। ठीक है, और किसकी? पार या ट्रांस हिमालय की। ठीक है, और इसको पार या ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। निर्माण कैसे हुआ है? अवसादी सेलों से, यानी कि अवसाद के जमा होने से। हमने क्या पढ़ा था? गोंडवाना लेन, अंगारा लेन, उसमें टेथी सागर पढ़ा था। उसमें अवसाद जमा होते गए और उसके बाद उसमें वलन पड़ने लगा, जिससे किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। उसी अवसाद से पार या ट्रांस हिमालय का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो बस इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं, नहीं तो फिर रुक जाओ। हम क्या करेंगे? पार या ट्रांस हिमालय। पार या ट्रांस हिमालय के बारे में देखा जाए तो यहाँ से कुछ नदियां निकलती है। ठीक है, पार या ट्रांस हिमालय से कुछ नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां निकलती है? कौन कौन सी निकलती है? सोन, सोन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ठीक है, कौन सी नदी? सतलज नदी। और एक पुराने जमाने की नदी है, उसको कहा जाता है सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो नदी। इन नदियों का उद्गम कहां से होता है? पार या ट्रांस हिमालय। यानी कि जब ये हिमालय का अगली श्रृंखला नीचे आती है, जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत कहा जाता है? कैलाश पर्वत कहा जाता है। इसी श्रृंखला से यहाँ से निकलती है नदियां। ठीक है, तो यहाँ से नदियां निकलती है। कौन कौन सी? ये वाली सोन, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सांगपो नदियां। तो बस इतना याद रखना। उसके बाद क्या याद रखोगे? ये जो हिमालय है ये मुख्य हिमालय है। कौन सा हिमालय है? मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय में गैप, यहाँ पर एक गैप छूट जाता है, यानी कि जो ये भाग बीच में बचता है उसे क्या कहा जाता है? इंडो सांगपो सचर चोल। तो हमें क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से। कौन से हिमालय से? महान हिमालय से इंडो सांगपो सचरजन। कौन सा सचरजन? इंडो सांगपो
सचर जोन, ठीक है, सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन के माध्यम से विभाजित होता है। कैसा होता है? विभाजित होता है, ठीक है, क्या होता है? विभाजित होता है, ठीक है। ये जो बीच में गैप छूटता है उसे ही कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। तो क्या याद रखोगे? ये वाली पाई या ट्रांस हिमालय है, उसकी 3 मुख्य श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों से ये जो बीच में ये महान हिमालय है और इससे ये विभाजित होता है, ठीक है। क्या विभाजित होता है? पार हिमालय। किससे? महान हिमालय से। नाम क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? पार या ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। उत्तरी पर्वत श्रेणी का मतलब ये जो उत्तर वाली है इसे कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। याद रखोगे? क्या याद रखना है? काराकोरम या काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पार या ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है, यानी इसका प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी पर्वत है। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। और क्या याद रखना? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 या गार्डविन ऑस्टिन। यहाँ पर मान लो यहाँ पर है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ये कौन सी चोटी है? K2, ठीक है। तो K2 की ऊंचाई कितनी है? K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ऊंचाई कितनी है K2 की? 8611 मीटर है, ठीक है। और क्या याद रखना है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, है कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन। और क्या याद रखना है? विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी, कौन से भारत की? विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी, है, ठीक है। कौन सी है? ऊंची चोटी। कौन सी है विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी? K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। उसके बाद क्या याद रखोगे? K2 या गार्डविन ऑस्टिन को और किस नाम से जाना जाता है? इस चोटी को किस नाम से जाना जाता है? इस चोटी को बताओ, इस चोटी को किसके नाम से जाना जाता है? गौरीनंदा। कौन सी नंदा? गौरीनंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। गौरीनंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 बातें हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक। उसके बाद क्या याद रखोगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। उसके बाद क्या याद रखना है? इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद क्या याद रखना? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर है महान हिमालय पर माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8850 मीटर, ठीक है। कितनी है? 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो वह यहाँ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है विवादित भारत का मतलब क्या है? ये जो इलाका है पाक विवादित क्षेत्र है, यानी किसके ऊपर किसका कब्जा है? पाकिस्तान बोलता है हमारा कब्जा है, यानी कि हमने अधिकार किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये विवादित है, कहीं ना कहीं विवाद बना रहता है, इसलिए विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन, और इससे क्या कहा जाता है? गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर प्रमुख हिमनद, ठीक है। प्रमुख हिमनद, यानी कि हिमनद को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लेशियर कहा जाता है। तो इधर से हम देखते हैं कौन कौन से हिमनद है, कौन कौन से हिमनद है। सबसे पहला, ठीक है, ऐसा ना तो रट्टा मार दो, वालतोरा। कौन सा है? वालतोरा, हिस्पर, बियाफो। ठीक है, कौन सा है? बियाफो है। बियाफो के बाद कौन सा ग्लेशियर है? रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर के बाद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के बाद कौन सा है? खारदोपिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? खारदोपिन ग्लेशियर है। खारदोपिन ग्लेशियर के बाद कौन सा है? खारदोपिन ग्लेशियर के बाद कौन सा है? बताओ। वालतोरा, हिस्पर, बियाफो, रेमो, और कौन सा है? बतुरा ग्लेशियर है। कौन सा है? बतुरा ग्लेशियर भी है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? बतुरा ग्लेशियर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। बस इतना लिखो, उसके बाद आगे सियाचिन ग्लेशियर देखते हैं। कौन कौन से नाम है? वालतोरा, हिस्पर, बियाफो, रेमो और खारदोपिन। बतुरा ग्लेशियर भी है। और कौन सा है? नाम दिए गए हैं, सियाचिन, खारदोपिन, बतुरा, वालतोरा, हिस्पर, बियाफो, रेमो। और एक चोगोलुग्मा ग्लेशियर है। कौन सा है? चोगोलुग्मा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चोगोलुग्मा ग्लेशियर। लेकिन ये मेन नहीं है, बस इतना लिख लो। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, केटू या गार्डवेन ऑस्टिन। उसके बाद क्या याद रखोगे? इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर है। उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इस चोटी को गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या याद रखोगे? लाइन से याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पड़ता है? यहाँ पर कौन सा पड़ता है? बताओ। कौन सा है? बतुरा है। कौन सा ग्लेशियर है? बतुरा है। बतुरा के बाद इधर कौन सा पड़ता है? हिस्पर। कौन सा है? हिस्पर। हिस्पर के बाद यहाँ देखोगे तो बियाफो। बियाफो के बाद यहाँ देखोगे तो कौन सा है? बियाफो के बाद वालतोरा। कौन सा है? वालतोरा। वालतोरा के बाद देखोगे तो कौन सा है? सियाचिन है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन है। और सियाचिन के पास ही इधर साइड पड़ता है कौन सा ग्लेशियर? कौन सा पड़ता है यहाँ पर? बताओ। रेमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? रेमो ग्लेशियर। रेमो के बाद इधर पड़ता है खारदोपिन ग्लेशियर। कौन सा? खारदोपिन ग्लेशियर। ठीक है, खारदोपिन ग्लेशियर है। खारदोपिन ग्लेशियर के बाद यहाँ पर देखोगे तो एक ग्लेशियर कौन सा? चोगोलुग्मा पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर? चोगोलुग्मा ग्लेशियर। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मिटा दो, मिटा दो। अब अगला ग्लेशियर हेडिंग डालो, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, हेडिंग डालो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हेडिंग डालो, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर। क्या याद रखोगे? भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। लेकिन एशिया का, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? एशिया नहीं, विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? फेदचेंको ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? फेदचेंको ग्लेशियर है। कौन सा है? फेदचेंको ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 66 नहीं है, 76 किलोमीटर है। कितनी है? 76 किलोमीटर है। लेकिन फेदचेंको ग्लेशियर की लंबाई मात्र 1 किलोमीटर ज्यादा है, 77 किलोमीटर। ठीक है, और फिर याद रखना सियाचिन ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है। अब श्योक नदी का नाम आया तो श्योक नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? श्योक नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? रेमो ग्लेशियर से होता है।
कौन से ग्लेशियर से होता है? रेमो ग्लेशियर से होता है। रेमो ग्लेशियर से तो होता है, लेकिन ये जो शोक नदी है इधर से निकलते हुए ये किसके बीच में प्रवाहित होती है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। हमें क्या याद रखना है? शोक नदी काराकोरम और कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य? लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, किसके मध्य प्रवाहित होती है? काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ से शोक नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? रेमो ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, किसके यानी कि शोक नदी की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन एक और है नुब्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गलवान नदी। ठीक है, कौन सी नदी? गलवान। यानी यहाँ पर अक्साई चीन पड़ता है। क्या पड़ता है? अक्साई चीन और भारत को कौन सी नदी घाटी विभाजित करती है? तो गलवान घाटी विभाजित करती है। कौन सी घाटी विभाजित करती है? गलवान घाटी विभाजित करती है। लेकिन इतना आगे नहीं जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्या याद रखना है? भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और क्या याद रखोगे? नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शोक की सहायक नदी है। शोक नदी का उद्गम रेमो ग्लेशियर से होता है, और रेमो ग्लेशियर से उद्गम तो होता है, लेकिन शोक नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। यहाँ से इससे जाती है और फिर आगे जाके किस में मिल जाती है? शोक नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या याद रखोगे? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में याद रखना। 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल 1984 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को कौन सा अभियान चलाया गया था? मेघदूत अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान? मेघदूत अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया गया था? मेघदूत अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान? मेघदूत अभियान चलाया गया था। भारतीय सेना की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, उसका कोड रखा गया था मेघदूत। कोड क्या रखा गया था? मेघदूत। यह अभियान कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984 को, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया करके सूचना मिली थी। उसी सूचना के तहत इस ग्लेशियर को छुड़वाने के लिए भारतीय सेना ने मेघदूत अभियान चलाया था। यानी कि जब ये पूरा अभियान चला तो उसका कोड रखा गया था मेघदूत। क्वेश्चन पूछता है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित कौन सा अभियान है? तो मेघदूत अभियान है। या पूछेगा मेघदूत अभियान किस ग्लेशियर से संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर से। और फिर एक बात याद रखना महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध स्थल है। कौन सा स्थल है? युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यानी कि मेघदूत अभियान किस ग्लेशियर से संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर से। मेघदूत अभियान कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। क्या याद रखना है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लंबाई 76 किलोमीटर है। उसके बाद क्या याद रखोगे? सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शोक नदी की सहायक नदी है। शोक नदी का उद्गम रेमो ग्लेशियर से होता है। ये शोक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। शोक नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे? 13 अप्रैल 1984 को मेघदूत अभियान चलाया गया था, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पाकिस्तानी सेना ने अधिकार करने करके भारतीय सेना द्वारा मेघदूत अभियान चलाया गया था। उसके बाद क्या? चलो, उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद क्या बचा है? ठीक है,
उसके बाद क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा, काराकोरम दर्रा। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है बताओ, 56,664 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 5664 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब बात आती है कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी है, कौन सी है, काराकोरम और जास्कर के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख। और दूसरी बात क्या याद रखोगे, श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी और कौन सी नदी, सिंधु नदी और श्योक नदी, श्योक नदी के मध्य है। ठीक है, श्योक नदी के मध्य। लेकिन और क्या याद रखोगे, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी और किसके मध्य है, किसके मध्य है, जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे, उसके बाद क्या याद रखोगे, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है, सिंधु नदी। बताओ, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर एक देवचोक नामक स्थान आता है, यहाँ से प्रवेश करती है, फिर सीधी चले जाती है। ठीक है, तो कौन सी, लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे, लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है। कौन सी स्थित है, लेह स्थित है। ठीक है, कौन सी राजधानी स्थित है, लेह स्थित है। उसके बाद क्या याद रखना, लेह, लेह के बारे में क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, लेह विश्व यानी भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, लेह में होती है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। उसके बाद क्या याद रखोगे, ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इस पर एक चोटी है। कौन सी चोटी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची, राकापोसी चोटी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी। कौन सी चोटी, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, राकापोसी। कौन सी है, राकापोसी। कौन सी चोटी है, राकापोसी है। राकापोसी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर है। ऊंचाई 7,788 है, लेकिन ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, सबसे तीव्र ढाल किसकी है, राकापोसी चोटी, यानी कि सबसे ज्यादा तीखी चोटी है। कैसी है बोले तो सबसे ज्यादा तीखी चोटी है। अगर यहाँ से गिरा तो सीधा यमराज के पास, इतनी तीखी है, यहाँ पर कोई आज तक चढ़ा नहीं, इतनी तीखी चोटी। ठीक है, इसलिए विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, कौन सी है, राकापोसी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 7,788 मीटर। ठीक है, इतना याद रखोगे, इतना याद रखोगे। उसके बाद और क्या है, कुछ नहीं, और भी कुछ याद रखना।
ठीक है, तो याद रख लो यहाँ से जब ये नदी जाती है तो लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर गुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर गुंजी नामक स्थान, कौन सा स्थान? गुंजी नामक स्थान। कौन सा स्थान? गुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण कौन सी नदी करती है? गहरे गार्ज का निर्माण। गहरे गार्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है। कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी। ठीक है, कहां पर काटती है? यहाँ पर काटती है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी को काटती है गुंजी नामक स्थान पर, और सबसे गहरा गार्ज बनता है। क्या बनता है? सबसे गहरा गार्ज बनता है। ठीक है, और गार्ज की कितनी है गहराई? कितनी है गहराई? 5200 मीटर। गहराई कितनी है? 5200 मीटर। ठीक है, तो ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य है। लद्दाख पर्वत श्रेणी यानी कि लद्दाख केंद्र पर्वत श्रेणी पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है। कौन सी स्थित है? लेह स्थित है। उसके बाद क्या याद रखोगे? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखोगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी पर यानी कि इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी की ऊंचाई कितनी है? 7788 यानी कि 7788 मीटर, और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। कभी एग्जाम में पूछे कि लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो उत्तरी तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? उत्तरी तट पर, क्योंकि उत्तरी तट पर ही कौन सा पड़ता है? ये लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है, इसलिए यहाँ पर कौन सी है? कौन सी है? लेह। ठीक है, सिंधु नदी के उत्तरी तट पर। इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिखो, लिख लो। समझ में आया? कैसे लिखोगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य, काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित है, और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। समझ लो, एक बार और समझ लो। काराकोरम पर्वत श्रेणी हमारी हो गई। लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर और काराकोरम के मध्य स्थित है। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर लद्दाख प्रदेश यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? घोषणा। यानी कि ये जो 370 आर्टिकल है उसको हटाकर क्या बना दिया जाएगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। ठीक है, घोषणा कब कर दी थी? 5 अगस्त 2019 को। लेकिन विधिवत रूप से लागू कब से हुआ? तो कब से? यानी कि 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को ये बन गया। कौन सा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या रखी गई? लेह रखी गई। कौन सी रखी गई? लेह। ये जो लेह है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, लेकिन सिंधु नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। ठीक है, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकापोसी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल यानी कि एकदम तीखी है। कैसी है? एकदम तीखी है। कोई चांस नहीं है यहाँ से गिरा तो इधर लटकने का, सीधा नीचे आएगा, और नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। सबसे तीव्र ढाल का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिसलने जाओगे कभी, फिसलने चले जाना यहाँ पर, ट्राई मारना एक बार, लेकिन मत जाना। ठीक है, अब बात आती है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर। कितनी है? 7788 मीटर।
उसके बाद क्या याद रखोगे, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर सिंधु नदी गुंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। किस पर्वत श्रेणी पर काटकर करती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट के करती है, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे गहरा गार्ज है उसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई कितनी है? कितनी है? 5200 मीटर है। कितनी गहराई है? 5200 मीटर गहराई, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये लद्दाख के साथ और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना था? जम्मू कश्मीर। कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर। भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8, ठीक है। ये बने थे उस टाइम पे 9 हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? क्या हुआ? अंडमान निकोबार नहीं, दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित बनाया गया। किसको मिलाकर? दमन दीव और दादर नागर को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। तब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य है? 28 राज्य। क्योंकि जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, जब 370 अनुच्छेद लागू था, उस टाइम पे भारत में 29 राज्य थे, क्योंकि ये भी एक राज्य था। कौन सा? जम्मू कश्मीर। लेकिन इन दोनों को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो एक राज्य कम हुआ तो कितने बचे? 28 राज्य बने, ठीक है। कितने राज्य बने? 28 राज्य। फिर आगे कल देखते हैं।